नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबरों की खबर। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 17 दिन पहले दिल्ली की जनता ने उनकी शासन व्यवस्था को नकार दिया था। अब शराब पर उनकी आबकारी नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट नई मुसीबत बनकर सामने आ सकती है। खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि सीएजी रिपोर्ट में आखिर क्या है जिससे अरविंद केजरीवाल, उनके बेहद करीबी मनीष सिसोदिया और साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं। आज आपको एक ऐसी खबर भी दिखाने वाले हैं जिससे आपको हर रोज दो चार होना पड़ता होगा। ट्रैफिक जाम ने राजस्थान में कोटा के पास एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली। यह समस्या कितनी बड़ी है इसको विस्तार से हम दिखाएंगे। देश भर के अलग अलग शहरों का हाल भी आपको बताएंगे कि ट्रैफिक जाम कैसे परेशान कर रहा है। और हम आपको आज ये भी बताएंगे कि महाकुंभ की तैयारी, महास्नान में महाशिवरात्रि के लिए ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त प्रयागराज में चल रही है। योगी सरकार ने क्या तैयारियां की हैं उसकी बारीकियां आपको समझाएंगे, क्योंकि कल के बाद महाकुंभ अब संपन्न हो रहा है। तो कल सुबह 6 बजे से लगातार ये रिपोर्ट महाकुंभ की आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की राजनीति सीएजी की रिपोर्ट की आंच पर अब सुलगी हुई है। अभी तो एक रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर आई है, जबकि ऐसी 13 और रिपोर्ट आने वाली है। जी हाँ, कुल 14 सीएजी की रिपोर्ट है। केजरीवाल ने जो सुपर बंगला बनाया था, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया, उसके बारे में भी खबर है कि उस पर भी सीएजी की रिपोर्ट जल्द विधानसभा में रखी जा सकती है। इन सब के बीच दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कैसा माहौल रहेगा, इसकी झलक पहले 2 दिनों में ही दिख गई है। सीएजी की रिपोर्ट पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि आज दिल्ली विधानसभा में ऐसा क्या हुआ जो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायकों को शुक्रवार तक के लिए सस्पेंड कर दिया, वो भी विधानसभा के दूसरे ही दिन। सदस्यगण, आज माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी सदन में अभिभाषण के लिए आए हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा में पहले सत्र का दूसरा दिन और उपराज्यपाल का अभिभाषण, लेकिन अभिभाषण के बीच विपक्ष का हंगामा। ये देखिए, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको ये सुनकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने शांति की अपील की, मगर पूरे तेवर और सख्ती से। मेरी आपको चेतावनी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। फिर भी विपक्ष का हंगामा कम नहीं हुआ तो स्पीकर ने मार्शल को आवाज लगाई। मार्शल, इनको सबको बाहर करिए। फिर एक एक कर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का स्पीकर ने नाम लिया। जर्नैल सिंह, रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। फिर भी विपक्ष की नारेबाजी चलती रही और जवाब में स्पीकर का हुक्म भी चलता रहा। मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए। और इस आपाधापी में सदन में गतिरोध बना रहा। उपराज्यपाल अपना भाषण रोक रोक कर विपक्ष की तरफ देखते रहे। चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर्स, इमीडिएट। और फिर स्पीकर ने 22 में से आपके 21 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। ये नई विधानसभा का आगाज है, अंजाम क्या होगा देखते रहिए। को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल, तो आप समझ ही गए होंगे, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। इसमें मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल की शराब पर लाई गई आबकारी नीति को लेकर सीएजी की जांच रिपोर्ट से और मामला गंभीर हो गया है। सीएजी रिपोर्ट अगर सही है तो वो भ्रष्टाचार की कई परतों को उजागर करती है। बीजेपी का कहना है कि 2000 करोड़ रुपए का
घाटा केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी खजाने का हुआ। इसको लेकर दिल्ली विधानसभा से सड़क तक दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप आज दिन भर चलते रहे। ये सदन को डिस्टर्ब करने आए हैं और इनका ये अराजकता के खिलाफ इनका ये कहना है सदन में आवाज उठनी चाहिए। शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए की चोरी, कमीशन, दलाली खाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। शराब पर जिस आबकारी नीति को अपने मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने अपनी हुकूमत की हनक बढ़ाने के लिए तुरुप का इक्का समझा था, वो केजरीवाल के लिए ही सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुआ। उस घोटाले के आरोप में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल तक जाना पड़ा। जिस शराब घोटाले के आरोपों की आंच में आम आदमी पार्टी की सरकार झुलस गई और जिस शराब घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की छवि पर ऐसा दाग लगाया कि वो अपनी सीट तक बचा नहीं पाए, उसी शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट ने केजरीवाल की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। उस रिपोर्ट के पन्ने खुले तो केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों से रंगे हुए थे। क्या खुलासे हैं? मैंने सरसरी तौर पे देखा 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। वैसे तो सीएजी की करीब 14 रिपोर्ट आनी है, जिनमें खबर है कि गुरुवार को केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते बने बंगले पर भी रिपोर्ट आई है, जिसे शीश महल कहा गया। लेकिन पहली रिपोर्ट केजरीवाल की शराब नीति पर आई है। एनडीटीवी को रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि केजरीवाल की आबकारी नीति पर कैबिनेट की मंजूरी लेने के नियमों का उल्लंघन किया गया। उस आबकारी नीति से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शराब की दुकान खोलने में नियमों को ताक पर रखकर अवैध शराब की दुकानें खोली गईं। घरेलू और मिक्स्ड लैंड यूज में भी शराब की दुकानें खोली गईं। इसके लिए न एमसीडी की मंजूरी ली गई, न डीडीए की। पहले एक आदमी को एक ही लाइसेंस मिलता था, लेकिन केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की जांच कमेटी में पाया गया कि शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गईं। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी गुणवत्ता से समझौता हुआ, बल्कि क्वालिटी स्टैंडर्ड और बीआईएस की रिपोर्ट न होने पर भी शराब बेचने की इजाजत दी गई। शराब की टेस्टिंग में कुछ रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन जांच में पता चला कि ये लैब अनाधिकृत थी। विदेशी शराब के मामले में 51% रिपोर्ट पुरानी थी या गायब हो गई थी। शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट की अनदेखी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया और इसके कारण अवैध शराब बेचने को बढ़ावा मिला। विधानसभा के अंदर भी इस पर चर्चा हुई, हंगामा भी हुआ। 2,002.68 करोड़ का करीब दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है। मैं जब सदन में नहीं था, लेकिन इस कट्टर बेईमान सरकार के बारे में सोचता था कि दिल्ली के अंदर एक तरफ कोरोना की महामारी थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करते थे कि दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए। विधानसभा के नए सत्र के दूसरे दिन ही जिस तरह सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगे शराब घोटालों के आरोपों की छाप रही, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में आरोपों की तलवारें और टकराएंगी। 13-14 साल पहले अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के पास अगर मनमोहन सरकार और दिल्ली में शीला सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उन आरोपों पर केजरीवाल के पक्ष को मजबूत बनाने वाले सीएजी की रिपोर्ट भी थी। तब केजरीवाल ने जिन सीएजी की रिपोर्ट को अपने लिए हथियार बनाया था, अब बीजेपी ने भी वैसी ही सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल पर हल्ला बोला है। दिल्ली सरकार गिनवा रही है कि कैसे शराब नीति को केजरीवाल ने उस तरह बनवाया जिसमें उनके अपनों की बम्पर कमाई हो। इंडो स्पिरिट, महादेव और ब्रिंडको, इन 3 कंपनियों को 101 कंपनियां पहले दिल्ली में शराब का काम करती थी, समझ लीजिएगा 101। अब उसको घटाकर 14 को काम दिया गया, मोनोपोली की गई। उसमें से भी 71% 3 कंपनियों को काम दिया गया। 71% दिल्ली का सारा शराब का कारोबार 3 कंपनियों के पास। क्यों था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे और बाद में वही लोग थे जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में भी थे इनकी सेवा कर रहे थे। अगर हम 2002 करोड़ रुपए के घाटे की 4 वजहों को सीएजी रिपोर्ट के जरिए देखें, तो सरकार को 941 करोड़ 53 लाख रुपए का नुकसान इसलिए हुआ कि सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकान खोलने के लिए समय पर इजाजत नहीं दी। सरकार को 890 करोड़ 15 लाख रुपए का घाटा इसलिए हुआ कि जब कई ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए,
तो सरकार फिर से टेंडर जारी करने में नाकाम रही। सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए हुआ कि कोविड के दौरान ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट दी गई, और सरकार को 27 करोड़ रुपए का घाटा इसलिए हुआ कि स्थानीय लाइसेंस वालों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला गया। खुद स्पीकर का आरोप है कि पुरानी आप सरकार ने जानबूझकर लीपापोती की कोशिश की। नहीं किया गया। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी भी जवाब दे रही है। आपका बचाव है कि 2 साल तक जांच में बीजेपी को क्या मिला। आपका ये भी बचाव है कि जिस 2000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, वो इसलिए है कि केंद्र सरकार और एलजी आबकारी नीति पर कुंडली मारकर बैठे थे। आपके बचाव का तीसरा पक्ष है कि बीजेपी ये सब मुख्यमंत्री दफ्तर से भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के फोटो हटाने से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन? किसने ये 2,000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। और जिस तरह से हमारे 2 राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। केजरीवाल उस अन्ना आंदोलन से निकले राजनेता हैं जो अन्ना शराब को हाथ नहीं लगाते, लेकिन केजरीवाल की शराब नीति ने दिल्ली में उनकी चौथी बार सरकार बनाने के सपनों पर पानी फेर दिया, और अब आगे मुसीबतों का नया बांध भी खुलता दिख रहा है। दिल्ली में अश्विनी कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बहुत ही आसान ग्राफिक्स के जरिए केजरीवाल की शराब नीति पर कैग रिपोर्ट को लेकर क्या आरोप हैं और क्या प्रत्यारोप हैं, वो अब आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने ग्राफिक्स है, इससे आप समझ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। आम आदमी पार्टी का जवाब है नई नीति रोकने की वजह से ये घाटा दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। गलत फैसले से नुकसान हुआ सरकारी खजाने को, नई नीति रोकी क्यों गई, इसीलिए नुकसान हुआ, ये आम आदमी पार्टी कहती है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ा दिया गया, पुरानी नीति से भ्रष्टाचार होता था, ये आम आदमी पार्टी का तर्क है, इसीलिए थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाया गया, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। आबकारी नियम 2010 ठीक से लागू नहीं किए गए, सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक। आपका जवाब है पुरानी नीति से स्मगलिंग हुआ करती थी। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। यूं तो इंसान की जिंदगी में बहुत सारे गम हैं, लेकिन अब तो ट्रैफिक जाम भी एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर सड़क पर लगे जाम एक 3 साल के बच्चे के लिए मौत का कारण बन गया। यूं तो जाम से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन जाम में किसी मरीज का फंस जाना, किसी एम्बुलेंस का फंस जाना कितना भयावह हो सकता है, उसको आप कोटा की घटना से समझ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ट्रैफिक जाम से जिंदगी का संग्राम कितना बड़ा है, लेकिन पहले वो रिपोर्ट देखिए जिसमें ट्रैफिक जाम है, एक पिता की बेबसी है, पुलिस वालों की संवेदनहीनता है और 3 साल के एक मासूम की मौत है। 3 साल का ये मासूम बच्चा बच सकता था अगर ये जाम यमराज बनकर रास्ते में खड़ा नहीं हो गया होता। ये बच्चा बच सकता था अगर जाम के बीच इंसानों के दिल में थोड़ी जगह होती और इस सड़क पर एक रास्ता खुल जाता।
ये बच्चा बच सकता था अगर पूरे 3 घंटे तक इस तरह जाम में ना फंसा होता। यही NH-52 है जहां पर जाम के हालात बनते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो 8 लेन का ट्रैफिक इधर से आ रहा है और दूसरी ओर से जो NH-52 है वहां का ट्रैफिक आ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हमेशा तैनात रहते हैं क्योंकि जाम के हालात यहाँ पर बनते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ से ट्रैफिक निकल रहा है और दूसरे रोड पर जो है जाम ये लगना शुरू हो गया है। ये बच्चा बच सकता था अगर इसके पिता की आंसुओं भरी गुहार को बेरहम पुलिस वाले ने सुन लिया होता। सुबह तो वहाँ दिखाया था मोड़क बच्चे को, फिर मोड़क से भाई थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया, वह घर पे ले आए। तो घर पे फिर थोड़ी बहुत और तबीयत खराब हुई तो गांव के डॉक्टर को दिखाया। फिर गांव के डॉक्टर को दिखाया तो फिर फर्क नहीं पड़ा तो फिर चचट दिखाने गए। फिर चचट वाले ने बोला कोटा रेफर कर दो, तो हमने 7 बजे यहाँ से कोटा रेफर कर दिया बच्चे को। तो हम दराजाम में यहाँ पे फंस रहे थे। यहाँ हमें 11 बज गए हमें कोटे जाने में। तो बच्चे ने तो हिचकी खाई, हिचकी खाने के बाद ये दम तोड़ दिया था 9 बजे, ये दम तोड़ दिया था। तो हम वहाँ पर गए मंडाना डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोली कि बच्चा तो खत्म हो गया। तो फिर जब आप जाम में फंस रहे थे तो आपने पुलिस कर्मियों को पुलिस कर्मी को करे ना, पुलिस वाले ने मैं क्या करूं, मैं क्या कहाँ निकालूं गाड़ी। तो बस उन्होंने ये बोला और मैं गाड़ी में आके बैठ गया। उन्होंने फिर कुछ भी नहीं कहा फिर पुलिस वाले। इस जगह को दरानाल कहते हैं, जो कोटा से करीब 60 किलोमीटर दूर कोटा झालवाड़ NH-52 पर है। यहाँ अक्सर जाम लग जाता है। मासूम बच्चा हरिओम बीमार था। परिजन उसे चेचट सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां बच्चे की गंभीर हालत के कारण उसे कोटा रेफर कर दिया गया। सवालों के घेरे में पुलिस वाले भी हैं, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। जो उसमें जांच के लिए हम पता कर रहे हैं जो एग्जैक्टली कहाँ पे मिस्टेक जिस भी संबंधित लेवल पे हुआ हो, तो उस पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है जो जब भी किसी जो पेशेंट को ला रहे हैं तो कोशिश करें जो एम्बुलेंस के थ्रू लाएं, तो वो ज़्यादा इजी से हम उसको निकाल सकते हैं क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाता है। यहाँ जाम के कारण पुलिस वाले 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन आम लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और संवेदना का नकाब 3 साल के मासूम हरिओम की दुखद मौत ने उतार दिया है। ज्यादा पुलिस वाला के गाड़ी निकाल देगा तो वहां तो होने भी नहीं करी, कहीं नहीं करी, वहां भी नहीं किए भाई खड़ा कहीं नहीं किए वहां फिर कहेगा तुम जोरा नहीं एकदम यानी वही न्यू कर दिया, एकदम नाट के न्यू करी। 3-4 हादसे हो चुके हैं, ये चौथा नंबर का हादसा हुआ है। लेकिन जाम भारी लगता है, 4-4 किलोमीटर तक का जाम लगा रहता है। कहीं से मोटरसाइकिल भी निकल नहीं पाती है हमारी, फिर भी हम ऐसे वैसे करके निकलते हैं तो साइड पे भी तो निकलने की जगह रहती है हमारे। और जाम भी बहुत सारा लगता है, यहाँ से लागे ठेठा पता चल जाते जाम लगे और ये एकदम हो अच्छा नहीं। लेकिन इस मौत ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। जहां रोज जाम लगता है वहां इस पर काम क्यों नहीं होता? अगर एक सुरंग ही जाम की सबसे बड़ी वजह है तो इसका दूसरा उपाय क्या है? एम्बुलेंस या कोई बीमार आदमी जाम में फंसता है तो उसको निकालने के लिए क्या कोई व्यवस्था या नियम नहीं होता? जब एक बच्चे की जान पर बनाई तो ट्रैफिक पुलिस कहां पर थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब में प्रशासन की नाकामियों का लंबा जाम लगा हुआ है। ऊपर रेलवे की लाइन है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का ये एरिया है और करीब 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में भी आता है। और यहीं पर जो है ये सकड़ा रोड है जिसकी वजह से जो है जाम के हालात बनते हैं। ये क्या है, 8 लाइन का जो ट्रैफिक है दोनों तरफ से क्या नाम है, इधर चेचट और एक गोपालपुरा, ये उतर के जो आ रहा है इससे यातायात काफी बढ़ गया है, तो इसको सुलझाने में काफी समस्या आती है। हालांकि एम्बुलेंस को लेकर कानूनी व्यवस्था बहुत सख्त है।
सबसे अहम बात यह है कि सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी है। अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता तो उस पर जुर्माना हो सकता है। अगर मामला गंभीर हो तो सजा भी हो सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 का चालान हो सकता है। कोई बार बार ऐसे करता है तो 6 महीने की सजा भी हो सकती है। लेकिन कानून की सख्ती सड़क पर पस्त नहीं पड़ी होती तो बच्चा बच सकता था। कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छोटे शहरों में भी जाम लगने लगा है। दिल्ली मुंबई में लगने वाले जाम की खबरें तो आप अक्सर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन अब छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन हम आपको अलग अलग शहरों का हाल भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक जाम का आप पर क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो ये कि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट के कारण ही हमारे देश में 12% प्रदूषण फैलता है। अगर जाम कम लगेंगे तो ये प्रदूषण की मात्रा भी कम होने वाली है। दूसरा दुष्प्रभाव डीजल पेट्रोल की बर्बादी का है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण ही प्रतिदिन 40,000 लीटर ईंधन यानी डीजल और पेट्रोल बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा दुष्प्रभाव देश या राज्य या आपके शहर के आर्थिक नुकसान के रूप में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ही दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम के कारण 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आर्थिक तौर पर होता है। चौथा असर सीधे जिंदगी से जुड़ा है और वो है एम्बुलेंस का फंस जाना, किसी बीमार व्यक्ति का फंस जाना, जैसा कि कोटा वाली स्टोरी में अभी आपने देखा। इसीलिए एम्बुलेंस के लिए तो हर हाल में एक अलग रास्ता होना ही चाहिए ताकि किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। और पांचवा असर शारीरिक और मानसिक बीमारियों के रूप में भी दिख सकता है, क्योंकि लंबे समय तक जाम में फंसे रहने से इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है और गलत फैसले लेने लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में सुबह शाम कैसे जाम लग जाता है। बल्कि इस बार जो हम शहर दिखा रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर नहीं है। वो आपका अपना शहर है, वो आसपास के शहर हैं, वो टाउन बी और टाउन सी जैसे शहर हैं। जैसे कि कानपुर, कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर दिन दोपहर हमेशा जाम लगा रहता है। हमेशा जब आप सड़क पर निकलेंगे तो दो हाथ आपको करना ही पड़ता है। इसको समझने के लिए अलग अलग शहरों से भेजे गए हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। बिहार में पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर 24 घंटे ऐसे ही जाम लगा रहता है। कम से कम 5 घंटे तो आपको ऐसे ही खिसक कर आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगर इसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो मरीज का भगवान ही मालिक है। पटना के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। खासकर मेट्रो का काम जहां हो रहा है वहां हाल सबसे बेहाल है। ये पटना का राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और हम जो खड़े हैं ये इसके पुल पे खड़े हैं। आप देखिए इस पुल पे जो आपको स्थिति दिखेगी जाम की, दूर दूर तक, चाहे मैं आपको दोनों साइड दिखाऊं, दोनों तरफ का आपको नज़ारा दिखाऊं। ये आप सामने का नज़ारा देख रहे हैं जिधर राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है और इधर दोनों का नज़ारा देखिए तो लगभग आपको दिन भर इसी तरह की स्थिति मिलेगी। और यहाँ पे आगे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है और आपको अगर किसी मरीज़ को वहाँ जाना है तो उसके लिए बड़ा अस्पताल है। अमूमन जो है सीरियस मरीज जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं, आपको दिखेंगे। और इस जाम में आपको लगातार दिखेगा कि कैसे एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसको आप गूगल मैप से देखेंगे तो पटना में आपको जाम ही जाम मिलेगा। ये इलाका पटना का है, हाजीपुर और पटना। ये देखिए, ये पटना और ये हाजीपुर। हाजीपुर पटना के पास है, गंगा का पुल है और गंगा के पुल पे जाम देखिए आप। अगर हाजीपुर से किसी को इमरजेंसी में पटना मेडिकल कॉलेज में लाना हो तो कितनी मुसीबतें आएंगी आप समझ सकते हैं। ये अपने आप इस नक्शे में साफ तौर पर दिखाई देता है। पटना तो बिहार की राजधानी है, बड़ा शहर है। शहर पर दबाव ज्यादा है इसलिए जाम की समस्या है। लेकिन अब तो छोटे छोटे शहरों में भी जाम लगने लगा है। बिहार के ही दरभंगा शहर को देखिए तो वो जाम के लिए बदनाम है।
वहां रेलवे गुमटी गिरी तो फिर शहर के मुख्य दोनार चौक पर लंबा जाम लग जाता है। उसी तरह जमुई में महासौड़ी चौक पर आए दिन जाम लग जाता है। मंगलवार को भी दर्जनों गाड़ियां फंस गईं, जिससे लोग त्रस्त रहे। शहर के कचहरी चौक, खैरा मोड़, बोधावन तालाब चौक के इलाके में घंटों तक जाम रहता है। ये है झांसी महानगर का सीपी बाजार का गुरु नानक चौराहा, जहां लोगों को जाम की समस्या से अक्सर जूझना पड़ता है। आप देखिए मेरे पीछे कितनी दूर तक लंबा जाम लगा हुआ है, जहां 2 पहिया वाहन फंसे हुए हैं, 4 पहिया वाहन फंसे हुए हैं। धीरे धीरे वाहन रेंगते हुए शाम के समय अक्सर नजर आते हैं। ये नजारा शाम के समय ही नहीं, आपको दोपहर में भी नजर आ जाएगा, जहां लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। उसी तरह चाहे झांसी हो या फिर उत्तर प्रदेश का कानपुर, जाम से सभी बेहाल हैं। कानपुर के बीचों बीच घंटाघर चौराहे पर सुबह शाम इतना जाम लगता है कि आधे आधे घंटे तक लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी तो दोपहर के समय भी भीषण जाम लग जाता है। उसी तरह शहर के जीटी रोड, रामादेवी चौराहा, जरीब चौकी, नौबस्ता बाईपास, वीआईपी रोड पर भी जाम लगना आम बात हो गई है। देश के अलग अलग शहरों का हाल बता रहा है कि ट्रैफिक से बचाव बेहद जरूरी है। दरअसल ट्रैफिक जाम की समस्या विश्वव्यापी है। हमने अपने देश के छोटे छोटे शहरों के लिए बड़े बड़े शहरों तक ट्रैफिक जाम की मुश्किलों को आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया के टॉप 20 ट्रैफिक जाम वाले शहरों में भारत के कितने शहर आते हैं और किस नंबर पर आते हैं। सबसे ऊपर बेंगलुरु का नाम आता है, जो दुनिया में ट्रैफिक जाम के मामले में दुनिया के नक्शे में दूसरे नंबर पर है, जहां 63% ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। दूसरे नंबर पर पुणे शहर का नाम है, जो दुनिया के नक्शे पर 6ठे नंबर पर आता है और जहां 57% ट्रैफिक जाम की समस्या है। वहीं नई दिल्ली का नंबर 20वें नंबर पर है और यहाँ भी 48% ट्रैफिक जाम रहता है। दुनिया के टॉप 20 शहरों में भारत के 3 शहर आते हैं, जो कि सबसे अधिक ट्रैफिक जाम से त्रस्त रहते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं 9:30 बजे की 9 खबरें। कल महाशिवरात्रि है और इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। चारों धामों में एक गंगोत्री धाम सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में वहां पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ में वुशु के एक मैच के दौरान खिलाड़ी रिंग में बेहोश होकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। 21 साल के मोहित शर्मा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में भाग ले रहे थे। मोहित पहला राउंड जीतने के बाद दूसरे राउंड में आगे थे, तभी फाइट के दौरान वो मुंह के बल गिर पड़े। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय भवन में आज एक शख्स 6ठी मंजिल से नीचे कूद गया। वहां पहले से ही सुरक्षा जाल लगाए गए थे, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस वाले उस व्यक्ति को समझाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 134 में एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। घटना कॉस्मोस सोसाइटी की है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पार्क में लोग टहल रहे थे, तभी आवारा कुत्ते बच्चे पर अटैक कर देते हैं। आरोप है कि हफ्ते भर में ऐसी दूसरी घटना हुई है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के द्वारका में अचानक सड़क धंस गई, जिसके बाद वहां से गुजर रही कार गड्ढे में समा गई। इस हादसे में कार चला रहे युवक को चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन को बुलाया, जिसके बाद मुश्किल से कार को बाहर निकाला जा सका। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला कई फीट तक हवा में उछल गई और काफी दूर जाकर गिरी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि महिला 2 बच्चों के साथ सड़क पार करने की कोशिश में है। डिवाइडर पार कर दूसरी लेन पर पहुंचते ही एक कार उसे टक्कर मार देती है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले शख्स के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया। घटना महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की है।
मालवड़ में रहने वाले कबाड़ के कारोबारी पर आरोप है कि उसने अवैध कब्जा कर कंस्ट्रक्शन किया था। बताया जा रहा है कि मैच के दौरान रोहित शर्मा का विकेट गिरने पर इस शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। दक्षिण कोरिया में बन रहा एक पुल अचानक गिर गया। यह हादसा राजधानी सियोल से करीब 90 किलोमीटर दूर च्योनान शहर में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कुछ मजदूर फंस गए थे। 3 मजदूरों की मौत भी हो गई। रूस के खिलाफ जंग के दौरान यूक्रेन के हाथ से उसका एक और इलाका निकल गया। रूसी फौज ने दावा किया कि उसने खार्किव की एक बस्ती से यूक्रेन की फौज को बाहर कर दिया। खार्किव यूक्रेन का वो हिस्सा है जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। शुरू में यूक्रेन की फौज ने इस तरफ से रूस पर कई हमले किए थे। और ये बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। कल महाशिवरात्रि है और कल के स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस बार स्नान का आंकड़ा 67 करोड़ तक पहुंच सकता है। आज भी महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष शुरू से इसको फांस उड़ाता रहा, क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी पर लगा आस्था का महाकुंभ अंतिम पड़ाव पर है। देश विदेश से श्रद्धालु आए, आम और खास श्रद्धालु आए, साधु और सन्यासी आए। सबने संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। अब महाशिवरात्रि के दिन यानी महाकुंभ के अंतिम दिन उम्मीद की जा रही है कि संगम तट पर श्रद्धालु एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। सबसे पहले आप प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या की तस्वीरें देखिए। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ गई। प्रयागराज आने वाले लोग वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं। इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाराणसी आने वाले या अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बाकी दोनों तीर्थों में भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ के बाद भी ये भीड़ खत्म नहीं होने वाली और संगम पर लोगों का आना फिलहाल जारी रहेगा। महाकुंभ अब खत्म हो रहा है और महाकुंभ खत्म होने पर लोग क्या सोच रहे हैं, जरा बात करते हैं। तमाम सारे लोग जो दूर दराज से आए, इनसे बात करते हैं। इस बार एक्सपीरियंस कैसा रहा मेले का? देखिए, मेरा ये तीसरा या चौथा महाकुंभ है, बट ये जो एक्सपीरियंस है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इट वॉज रियली अमेजिंग। और ये जो पॉजिटिव वाइब्स मैं 1.5 महीने से महसूस कर रही हूँ, यू कैन सी ए स्माइल ऑन माई फेस। यू कैन 1.5 महीने से करें, मतलब आप 1.5 महीने से? मेरे 1.5 महीने से यही हूँ। मेरे 15-20 स्नान हो गए हैं। 15-20? इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कभी जब सोचते हैं हम स्नान के लिए आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग कहाँ से? हम लोग आसाम से। आसाम कितने दूर से आए हैं? टीवी में तो देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे। मिला, ट्रेन का टिकट नहीं है, फिर ट्रेन का टिकट मिला, फिर हम लोग लास्ट 26 को लास्ट स्नान है, तो वो कवर करने के लिए हम लोग आए हैं। बहुत दिक्कत हुई होगी? हाँ, बहुत दिक्कत हुई है। टिकट एक्साइटेड। अच्छा, सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहा था, बहुत भीड़ है, गाड़ी रोक दे रहे, डर लगा होगा? नहीं लगा। बहुत ज्यादा कब आऊंगी इधर में, बहुत अच्छा लगा। भीड़ से डर नहीं था? नहीं, डर नहीं। खाली आने का कोशिश कर रहे, कब आएंगे, कब डुबकी लगाएंगे। आज तक डुबकी लगा दिए, कल फिर लगाएंगे। मैं पुणे से हूँ। तो महाराष्ट्र वाले बताएं अरेंजमेंट कैसा है? एकदम जबरदस्त। मतलब नासिक वाले में गए आप? नासिक में नहीं गए, मेरा पहला कुंभ है और इस यहाँ की व्यवस्था देख के एकदम खुश हो गया है। स्पेशली ये जो है डिजिटल महाकुंभ, ये तो मतलब एकदम हर एक ने देखना ही चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस है। आप कहाँ से? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो राजधानी वाले बताएं कैसा रहा इस बार? बहुत बढ़िया है, यहाँ भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है।
डिजिटल तो देख के, डिजिटल महाकुंभ देख के तो बिल्कुल मन खुश हो गया। और नहाने धोने का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जो हल्ला हो रहा था ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कहा जा रहा है गंगा जी मैली हैं, कुछ लोग नहीं, स्नान, बिल्कुल साफ सफाई है। हम लोग तो 100 डुबकी मारे हैं कम से कम। हाँ जी, ये 20 दिन रह लिए, आप 100 डुबकी मार लिए। 100 डुबकी मारे हैं। आपके हंसने बताइए। बस ठीक है, अनुभव बहुत अच्छा रहा, मजा बहुत आया? बहुत। एक दिन में 50 डुबकी लगाए हैं। ये 100 ये 50 कंपटीशन हो रहा था क्या? आप लोग कहाँ से सर? आप बताएं। मैं कानपुर से हूँ, डॉक्टर अमित अवस्थी। बहुत ही अद्भुत, मैं कहूँगा अलौकिक ये दृश्य है, ये संगम है। और ईश्वर की आशीर्वाद से मैं सारे अमृत स्नान मैंने कवर किया। और कल बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इतना बड़ा पर्व है, उसमें एक बार फिर डुबकी लेके एक अनुभूति लें, एक ईश्वर का आशीर्वाद लें, यही कामना है। और सभी को ये बोलेंगे कि एक बार फिर से जयकारा लें, हर हर महादेव। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार कुल मिलाकर 66 से 67 करोड़ पहुंच सकता है। अकेले महाशिवरात्रि के दिन 2 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। इसी तरह वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 14 से 15 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, जबकि अयोध्या में भी इस मौके पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु इकट्ठा हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन संगम तट पर सभी घाटों पर स्नान की व्यवस्था है। स्नान के बाद श्रद्धालु जिन शिवालयों पर जाएंगे, वहां भी विशेष इंतजाम है। बुधवार के दिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और सुरक्षा की है। इसमें जो काशी की तरफ लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो उनके लिए व्यवस्थित ढंग से जाए, उसके लिए हमारे अधिकारी तैनात किए गए। तो वह चंद्र प्रकाश साहब जो है हमारे आईजी हैं, वो काशी की तरफ देख रहे हैं। प्रतापगढ़ और रायबरेली की तरफ हमारे आईजी साहब हैं, मंजिल सैनी साहब वो देख रहे हैं। इसी तरह से अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसकी पूरा पर्यवेक्षण जो है एडीजी है सत्यनारायण साहब वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी भी बंदोबस्त की गई है। तो काफ़ी व्यापक रूप से बंदोबस्त की है। कल पूरी तरीके से सारा काम पूरा होगा। तो हम लोगों का हमेशा ये प्रयास था कि जो भी चुनौती आए उसको अगले दिन वो चुनौती ना आए। ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इतनी मात्रा में श्रद्धालु आए थे। और मैं आपके माध्यम से कहने में, मुझे स्वीकार करने में भी कोई गुरूज नहीं है कि एक दिन जो एक जाम लगा था, और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि कभी भी पूरे महाकुंभ के दौरान जाम नहीं लगा। तो चूंकि अगर 64 करोड़ लोग कहीं पे भी आएंगे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो चुनौती आती है। ट्रैफिक की चुनौती आई थी, हमने इसे स्वीकार किया, सुधार किया। इसी प्रकार से इतने पिलग्रिम्स जब आते हैं तो रेलवे विभाग का बहुत महत्वपूर्ण इसमें दायित्व था, क्योंकि जब भी जो पिलग्रिम्स हैं वो ट्रेन से उतर के हमारे संगम घाट पे जाते थे, और जब वापस वो स्टेशन पे जाते थे तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। और ना केवल लोगों को रुकवाने में, बल्कि इतने लोगों को भोजन कराना भी एक चुनौती थी। उसमें इस्कॉन के साथ हम लोगों ने टाई अप किया था, और बहुत अच्छा काम पूरी संस्था ने किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठाए। योगी ने कहा कि विपक्ष सवाल उठाता रहा, महाकुंभ सफल हो गया। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको फांस उड़ाता रहा। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं, और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। महाशिवरात्रि से ठीक पहले महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने संगम में पवित्र स्नान किया। हर हर महादेव, हर हर गंगे। बीजेपी के सांसद रवि किशन भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। रवि किशन अपने ही अंदाज में विपक्ष पर हमलावर हुए।
समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठाती है और कहती है कि ये बीजेपी के लिए आर्थिक मेला हो गया है। पागल पागल हो गए। आपके इतने फैंस हैं, अपने अंदाज में क्या कहेंगे जो है पूरे माध्यम से? नमः पार्वती पते आरा आरा। जल को लेकर बार बार सवाल उठाया गया। वो पागल लोग हैं, सब पगला लोग हैं। हम अपने बच्चों को लेके डुबकी मारे यार, कैसी बात कर रहे हैं लोग। पूरी दुनिया आके अपने बच्चों को लेके, तो उन सारे लोगों को ये सोचना चाहिए, ये गलत बात। अपने अंदाज में क्या कहेंगे विरोधियों के? अपने अंदाज में अपने ये लोगन के जिंदगी झंडबा। रवि किशन ने कहा कि हम अपने बच्चों को लेकर डुबकी मार रहे हैं। लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पूरी दुनिया आकर अपने बच्चों के साथ यहाँ डुबकी मार रही है। उन सारे लोगों को सोचना चाहिए, ये सब गलत बात है। महाकुंभ के दौरान ऐसा 12 बार हुआ जब गंगा स्नान करने के लिए 1.5 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। आखिरी मौके पर ये संख्या काफी बढ़ सकती है, क्योंकि हर कोई इस शुभ मौके पर संगम पहुंचना चाहता है। संगम तट पर खास लोगों का पहुंचना भी अंतिम मौके तक जारी रहा। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने स्नान में हिस्सा लिया। फिलहाल बुधवार के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मेला क्षेत्र में 24 घंटे मुस्तैद रहने के आदेश हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के पवित्र स्नान कर सकें। कल महाशिवरात्रि को देखते हुए प्रशासन ने भारी तैयारियां कर रखी है। पूरा मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। इस बीच प्रयागराज पहुंचने वाली सड़कों पर आज भारी भीड़ देखी गई। रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा। कई ट्रेनें एहतियातन रद्द भी की गई हैं। महाकुंभ में पवित्र डुबकी के लिए अब कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है, इसलिए प्रयागराज की तरफ पहुंचने वाले सारे रास्तों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार के सासाराम में नेशनल हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति है। प्रयागराज जाने वाले और वहां से लौटने वाले दोनों सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। सासाराम के ताराचंडी से लेकर शिवसागर टोल प्लाजा तक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को घंटों लग रहे हैं। 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया बिहार बनारस से। क्या हाल है रोड का? हाल बहुत बुरा है। बहुत बुरा हाल है। तो देखिए, जो तमाम श्रद्धालु आए हैं वो उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, उसका ही नतीजा है कि इतनी जो तादाद है महाकुंभ में प्रतिदिन जो है करोड़ों की संख्या को पार कर रही है। और यही वजह है कि श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ यहाँ और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अलग अलग जो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग धार्मिक स्थल हो, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, चित्रकूट है, हर उस जगह जाने के लोगों की इच्छा है। कोई यहाँ से वहाँ जाएगा या कोई वहाँ से यहाँ आया है। और ये लगातार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने इनको व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है। यही वजह है कि इतनी तादाद में बड़ी संख्या में उन सभी धार्मिक स्थलों पर ये जाकर अपना पूजन अर्चन कर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन की हैं। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में बैठ पाना भी आसान नहीं रह गया है। ट्रेनें यात्रियों को बैठाए बिना ही आगे बढ़ती जा रही हैं, लिहाजा स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा परेशानी तो है ही है भाई, जाना है तो थोड़ा परेशानी सहना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है? विदिशा से आया हूँ मैं, सर प्रयागराज जा रहा हूँ। यही हाल प्रयागराज को रीवा से जोड़ने वाली सड़क का भी है। ट्रैफिक लगभग ठहरा हुआ दिखा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। पूरे महाकुंभ के दौरान कम से कम 23 दिन ऐसे रहे जब संगम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। माना जा रहा है कि महाकुंभ के आखिरी दिन भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। और अगर आप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रयागराज आने का प्लान कर रहे हैं तो पार्किंग से जुड़ी जरूरी सूचना आप जरूर जान लें, जरूरी बातों को नोट कर लें, क्योंकि प्रयागराज के बॉर्डर पर पार्किंग को लेकर बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। जौनपुर की तरफ से आने वाले आपको गाड़ी इन जगहों पर पार्क करनी होगी। चीनी मिल पार्किंग, पूरे सूरदास पार्किंग, समयामई मंदिर कछार पार्किंग, बदरा सोनेटी रहीमापुर मार्ग
पार्किंग। और वाराणसी की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको पार्किंग मिलेगी महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग, सरस्वती पार्किंग झूसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट छतनाग पार्किंग, शिव मंदिर उस्तापुर महमूदाबाद पार्किंग। अगर आप रीवा बांदा चित्रकूट की तरफ से प्रयागराज आ रहे हैं तो नव प्रयाग पार्किंग पूर्वी पश्चिमी विस्तार आपको मिलेगी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग यमुना पट्टी पे जो है, महवा पूरब पश्चिम पार्किंग, मीरकपुर कछार पार्किंग। अगर आप कानपुर कौशाम्बी की तरफ से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो आपको पार्किंग मिलेगी काली एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 17 पर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान पर, ददिका कांटो मैदान पार्किंग। अगर आप लखनऊ प्रतापगढ़ की तरफ से पहुंच रहे हैं तो गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग, नगवा सूकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा बागड़ा पार्किंग, IERT पार्किंग उत्तरी दक्षिणी, यहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी।